गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अभी स्टडी क्लासेज। अभी स्टडी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग मेंस की तरफ प्रिपरेशन को बहुत तेज बढ़ा रहे हैं ना, और आगे टफ कर रहे हैं हम अपने आप को, ताकि मेंस इस पर क्लियर करके रखें। ठीक है, बहुत बढ़िया से प्रिपरेशन कीजिए। सबको बहुत बड़ी बेस्ट विशेज फॉर अपकमिंग दिवाली एंड अपकमिंग मेंस एग्जाम्स। तो आज हम लेके आए हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस अप्रैल का, जैसा हमने प्रोमिस किया था। अप्रैल से लेकर हम शुरू करेंगे, अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक हम जाएंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। लेट्स स्टार्ट। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस अप्रैल 2025। इसके साथ साथ हम जीए अब शुरू करेंगे, करेंट अफेयर्स का पार्ट। और 1 सितंबर मंथ का रह गया है, सितंबर, फिर अक्टूबर का वीकली कर देंगे। जैसे जैसे वीक निकलता जाएगा वैसे वैसे करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। विच ऑफ द रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन सेलिब्रेटेड 90th एनिवर्सरी ऑन 1 अप्रैल 2025? तो 1 अप्रैल 2025 को किसका 90th एनिवर्सरी हो गया? एसबीआई नहीं, एसबीआई का कितना हो गया? 60th एनिवर्सरी। अभी पढ़े थे ना हम लोग लास्ट स्टडी क्लास में। सेबी, आरबीआई नहीं, आरबीआई का हो गया। ठीक है, आरबीआई का कौन सा एनिवर्सरी है? 90th एनिवर्सरी। ठीक है, आरबीआई द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन अप्रैल 1st 1935 फॉलोइंग द रिकमेंडेशंस ऑफ हिल्टन यंग कमीशन। ठीक है, हिल्टन यंग कमीशन। एक हमने पढ़ा था एनबीएफसी, एक किनके कमीशन पे आया था? नचिकेत मोर कमीशन, है ना। और आरबीआई किनके कमीशन पे आया है? हिल्टन यंग कमीशन। ठीक है, इट वॉज इस्टेब्लिश इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट कब आया? 1934 में आया। 1935 में हमारा आरबीआई आ गया। ठीक है, पहले क्या था? प्राइवेट एंटिटी था। 1935 में जब इस्टेब्लिश हुआ था क्या था? एक प्राइवेट एंटिटी था। बाद में ये नेशनलाइज कब हुआ? 1949 में। फर्स्ट गवर्नर कौन थे? सर ऑसबॉर्न स्मिथ। ठीक है, आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर कौन थे? सर ऑसबॉर्न स्मिथ। अब करंट गवर्नर कौन है? प्रेजेंट गवर्नर कौन है? देखिए, प्रेजेंट में कौन है? संजय मल्होत्रा जी, है ना, श्री संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा। ठीक है, ये कौन से नंबर के गवर्नर है संजय मल्होत्रा साहब? 26। कौन से नंबर के? 26 नंबर के गवर्नर है। ठीक है, तो हम लोग करंट के साथ साथ स्टैटिक भी देखते जाएंगे। ठीक है, जो करंट न्यूज में होता है उसका स्टैटिक भी पूछ लेता है बैंक्स में। टू रेगुलेट, क्यों आरबीआई का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू रेगुलेट द इशू ऑफ बैंक नोट्स एंड कीपिंग ऑफ रिजर्व्स। ठीक है, बैंक नोट भी रेगुलेट करना है, रिजर्व में भी रखना है, विथ ए व्यू टू सिक्योरिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी इन इंडिया एंड जनरली टू ऑपरेट द करेंसी एंड क्रेडिट सिस्टम ऑफ द कंट्री टू इट्स एडवांटेज। ठीक है, और क्या है काम? टू हैव अ मॉडर्न मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क टू मीट द चैलेंजेस ऑफ एन इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी। ठीक है, जो इकोनॉमी जितना कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है उस चैलेंज को हैंडल करना है आरबीआई का काम। टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी वाइल कीपिंग इन माइंड द ऑब्जेक्टिव। क्या ऑब्जेक्टिव रखना है माइंड में? डेवलपमेंट का, है ना, डेवलपमेंट का ऑब्जेक्टिव रखते हुए प्राइस स्टेबिलिटी रखना है। ठीक है, गवर्नमेंट टू सेट इम्प्लीमेंट वन स्टेट वन आरआरबी। ठीक है, क्या गवर्नमेंट करने जा रही है? वन स्टेट वन आरआरबी, एक स्टेट में एक ही आरआरबी रहेगा। ये हो गया है इम्प्लीमेंट। एक्चुअली न्यूज अप्रैल का है, पुराना है। चलिए इसको देख लीजिए एक बार। द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज सेट टू रोल आउट द वन स्टेट वन आरआरबी स्ट्रेटेजी टू इम्प्रूव ऑपरेशनल इफिशियंसी एंड रिड्यूस कॉस्ट्स दैट विल ब्रिंग डाउन द नंबर ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स फ्रॉम 43 टू 28। पहले कितने थे? 43, अभी कितने रह गए? 28 रह गए। ठीक है,
कितने 25 स्टेट है, 3 यूटी के। अंडर द प्रपोज रोड मैप फॉर 1 स्टेट 1 आरआरबी 15 आरआरबीज फंक्शनिंग अक्रॉस वेरियस स्टेट्स विल बी अमलगमेटेड। ठीक है, 15 आरआरबी जो है छोटे छोटे आरआरबी हैं, एक रहेगा इस स्टेट में और बाकी 15 को मर्ज कर दिया जाएगा। ठीक है, तो 28 रह जाएंगे, 43 है टोटल, जिसमें से 15 को हटा के मर्ज किए जाएंगे तो 28 बच जाएंगे। स्टेट्स सच एज आंध्र प्रदेश करेंटली होस्टिंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ आरआरबी एट 4। आंध्र प्रदेश में कितने हैं, 4 हैं। विल अंडरगो सिग्निफिकेंट रीस्ट्रक्चरिंग, जो सब मर्ज होकर रीस्ट्रक्चर हो जाएंगे। ठीक है, अदर स्टेट्स आइडेंटिफाइड फॉर कंसोलिडेशन इंक्लूड यूपी एंड वेस्ट बंगाल। इसमें कितने हैं, 3 आरआरबी हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश में कितने थे, 4, यूपी वेस्ट बंगाल में कितने हैं, 3, बाकी 2 कहाँ हैं, देखिए बिहार, गुजरात, जम्मू एंड कश्मीर, कर्नाटका, एमपी, महाराष्ट्र, ओडिशा एंड राजस्थान। राजस्थान का पूरा छूट गया। THAN है ना, एन छूट गया। ठीक है, कोई नहीं, इसको कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, ईच विल 2 आरआरबी विल आल्सो सी द मर्जर्स, है ना, सब मर्ज हो जाएंगे। द हेड इनिशिएटेड द स्ट्रक्चर कंसोलिडेशन ऑफ आरआरबी इन 2024-5, है ना। 2004-5 में भी एक बार ये स्ट्रक्चरिंग आया था, उस टाइम कितना था, 196 आरआरबी। उसको मर्ज करके कितना किया गया था, 43 ओवर 3 फेजेज, है ना, 3 फेज की में कर दिए गए थे, है ना। देयर हेड भी नहीं कुछ होगा, ये गड़बड़ है। देयर हेड बिन कर लीजिए। ठीक है, इसको चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, देयर वाच कर सकते हैं देयर हेड में। ठीक है, इतना था। अब देखिए, करेंटली द 43 आरआरबीज ऑपरेट थ्रू कितने ब्रांचेज हैं, 22,069 ब्रांचेज अक्रॉस 26 स्टेट्स एंड 3 यूनियन टेरिटरी। कौन कौन से, पुडुचेरी, JNK एंड लद्दाख, रीचिंग ओवर 700 डिस्ट्रिक्ट, है ना। 700 डिस्ट्रिक्ट में 22,069 ब्रांचेज हैं। आरआरबी ओरिजिनली अहम, अब थोड़ा इसका हिस्ट्री पढ़ लीजिए। आरआरबी के इस्टेब्लिश कब हुआ, आरआरबी एक्ट 1976। ठीक है, किस लिए, टू सपोर्ट रूरल क्रेडिट फॉर स्मॉल फार्मर्स, आर्टिसंस एंड एग्रीकल्चर वर्कर्स, अंडरवेंट अ सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन आफ्टर द एक्ट वाज अमेंडेड इन 2015, है ना। 1976 में आया आरआरबी एक्ट, उसको 2015 में ऐड किया गया। क्या ऐड किया, टू अलाउ कैपिटल मोबिलाइजेशन फ्रॉम नॉन गवर्नमेंट सोर्सेज, है ना। पैसा जमा करना, बैंकिंग अकाउंट वगैरह सब कर दिए गए, है ना, गवर्नमेंट सोर्सेज एंड नॉन गवर्नमेंट सोर्सेज दोनों का। ठीक है, ये हुआ। इसमें कर सकते हैं गवर्नमेंट इनिशिएटेड द स्ट्रक्चर, है ना, गवर्नमेंट इनिशिएटेड, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। गवर्नमेंट इनिशिएटेड द स्ट्रक्चरल कंसोलिडेशन आरआरबी इन 2004-5 में एक बार किया गया था मर्जर्स। ठीक है, अब देखिए, मेती लॉन्चेज डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2024 फॉर बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस सेक्टर्स। किनके लिए, बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर एंड इंश्योरेंस सेक्टर के लिए। मेती क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, मेती क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। लॉन्च है डिजिटल थ्रेट। ठीक है, रिपोर्ट लॉन्च किया है 2024 में, कितने डिजिटल थ्रेट हुए हैं। ठीक है, ये रिपोर्ट लॉन्च किया है। ठीक है, अब देखिए, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, सर्ट हो गया, IN मतलब इंडियन, है ना, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम इंडिया। मैती कौन सा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। CSIRT फाइनेंस एंड सीसा। सीसा क्या है, एक ग्लोबल कंपनी है जो
फोरेंसिक ड्रिवन साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है, ठीक है, फोरेंसिक है ना, फोरेंसिक के साथ साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। एक ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी कंपनी लिखा है ना, सीसा एक ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी कंपनी, ठीक है। कोलैबोरेटेड टू लॉन्च द डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2024 फॉर द BFSI सेक्टर। BFSI सेक्टर क्या है? बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस सेक्टर, ठीक है, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस सेक्टर के लिए लॉन्च किया है। CSIRT क्या है? फाइनेंस जो है, CSIRT फाइनेंस, साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम, ठीक है, क्या है? CSIRT साइबर सिक्योरिटी इंश्योरेंस रिस्पॉन्स टीम, ठीक है। तो याद रखिएगा, मैं इतनी सारा लिख दूं, देखिए MEITY, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, हो गया। और क्या रह गया? CSIRT, ये क्या है? साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम, है ना। रिस्पॉन्स टीम, ठीक है, ये हो गया। सारे हुए क्लियर? BFSI हो गया, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस सेक्टर। सर्ट हो गया, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। एक है साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम, CSIRT FIN फाइनेंस, ठीक है, फिन हो गया फाइनेंस के लिए। नेक्स्ट में आ जाए, RBI कट रेपो रेट फॉर द सेकंड टाइम बाय 0.25% टू 6%, ठीक है। पहले कितना था रेपो रेट? 6.25% था, ठीक है। अभी इसने क्या कर दिया? 0.25 बेसिस पॉइंट कट कर दिया, है ना, तो क्या हो गया? 6% हो गया। द फर्स्ट बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द RBI फॉर द 2025-26, है ना, अप्रैल में फर्स्ट होगा। फाइनेंशियल ईयर बाय अनाउंस्ड बाय द RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा इन मुंबई ऑन 9 अप्रैल 2025। कब किया उन्होंने? 9 अप्रैल 2025 को। RBI ऑल्सो अनाउंस्ड ए चेंज इन इट्स मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस फ्रॉम न्यूट्रल टू अकोमोडेटिव, है ना, पहले क्या था? न्यूट्रल था, अभी अकोमोडेटिव है। मतलब जो हमारा ये है ना मॉनेटरी पॉलिसी, अकोमोडेटिव, मतलब कोई भी बजट को एकोमोडेट करेंगे हम ना, फाइनेंस को एकोमोडेट करने के लिए। पहले न्यूट्रल था, हम कुछ नहीं चेंजेस कर रहे थे। Accommodative stance entails easy monetary policy that is geared towards stimulating the economy through softer interest rate, है ना। इंटरेस्ट रेट को क्या करना है? सॉफ्ट करना है, कम करना है ना, इसीलिए इसे अकोमोडेटिव बोले, ठीक है। Accommodative stance entails easy monetary policy, है ना, देख लिया हमने। The RBI has cut its policy repo rate by 25 basis points, है ना, बोला ना 25 basis point, 0.25%, ठीक है। Reduce the growth rate forecast for India's real gross domestic product, है ना, GDP का ग्रोथ रेट भी कम किया है, कितना? 6.5% कर दिया है, किससे? 6.7% से, किसने? RBI ने, ठीक है। रेपो रेट क्या है? द इंटरेस्ट रेट दैट द RBI चार्जेज, है ना, रेपो रेट हो गया जो इंटरेस्ट RBI चार्ज करता है ना बैंकों से। बैंक अगर कोई उधार लेता है उनसे मनी,
है ना, बैंक्स बोरो मनी फ्रॉम इट्स, है ना, तो हो गया रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या है? जब आरबीआई बैंक से पैसा लेता है, द इंटरेस्ट रेट दैट द सेंट्रल बैंक पेज कमर्शियल व्हेन दे पार्क देयर एक्सेस कैश इन इज कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट, है ना। रेपो रेट क्या हो गया? जब आरबीआई से बैंक्स पैसा लेता है तो रेपो रेट हो गया। रिवर्स रेपो रेट को रेपो रेट क्या हो गया? बैंक से आरबीआई पैसा लेता है, ठीक है। अगर बैंक के पास एक्स्ट्रा पैसा हो गया तो आरबीआई ले लेता है कुछ इंटरेस्ट देकर, ठीक है, हो गया रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। नेक्स्ट आइए, अब देखिए पॉलिसी रेपो रेट क्या हो गया है? 6% हो गया है। फिक्स रिजर्व रेपो रेट क्या है? 3.35%, नो चेंज, ठीक है। जो एफडी है ना, एफडी हमें बैंक से देती है वो 3.35% कम से कम दे सकती है, ठीक है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी क्या है? 5.75%, अर्लियर 6% था, ठीक है, अभी कम हो गया है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या है? एमएसएफ मार्जिन से 6.25%, अर्लियर कितना था? 6.5%। बैंक रेट कितना हो गया? 6.25%, अर्लियर क्या था? 6.5%, ठीक है। रिजर्व रेशियो क्या है? देखिए बैंक रेट वगैरह क्या है? जो बैंक्स लोन देते हैं, ठीक है, हम लोग को, और हम लोग जो डिपॉजिट करते हैं वो 3.35% है। जो बैंक्स हमें इंटरेस्ट देती है और लोन का इंटरेस्ट लेती है वो अलग हो गया, है ना। रिजर्व रेशियो क्या है? कैश रिजर्व रेशियो CRR 4% है। स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR कितना है? 18%, इसमें नो चेंज, ठीक है। अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कैसे बनता है इसके बारे में भी जान लीजिए, ठीक है, इतना जान गए तो। द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इज ए स्टैच्यूटरी बॉडी सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द प्रोविजंस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, RBI एक्ट 1934 से MPC सेटअप करता है। इट वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन 29 सितंबर 2016, है ना, 2016 में फर्स्ट टाइम इस्टेब्लिश हुआ था क्या? MPC, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इट सेट्स द पॉलिसी इंटरेस्ट रेट ऑफ द RBI टू अचीव द इन्फ्लेशन टारगेट सेट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना। इन्फ्लेशन का टारगेट कोई गवर्नमेंट सेट कर रही है, उसको अचीव करना RBI का काम है, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह बना के इनकी मीटिंग होती है कितने? एक साल में 4, मतलब क्वार्टरली, है ना। एज पर द RBI एक्ट द MPC हैज टू मीट एटलीस्ट 4 times अ ईयर, है ना, एक साल में 4 बार तो मिलना ही मिलना है मिनिमम। इट हैज 6 मेंबर्स, है ना। कितने मेंबर्स होते हैं? 6 मेंबर। कौन कौन है अभी? एक तो RBI गवर्नर, MPC के चेयरमैन भी हो गए श्री संजय मल्होत्रा साहब। दूसरा कौन है? डॉक्टर नागेश कुमार, प्रोफेसर राम सिंह, है ना, सौगाता भट्टाचार्य, डॉक्टर राजीव रंजन एंड M राजेश्वर राव, ठीक है। इतने हैं अभी, ये अप्रैल का जो डाटा है। नेक्स्ट में आइए, रेजर पे लॉन्चेज टर्बो UPI प्लग इनटू रिवोल्यूशनाइज डिजिटल पेमेंट्स, है ना। कौन कौन से किया है? टर्बो UPI, है ना। पहले तो UPI चल ही रहा है नॉर्मल, अभी टर्बो UPI रेजर पे, और रेजर पे UPI नहीं लाया है। किसके साथ मिलकर? देखिए पढ़ते हैं आगे। फिनटेक फर्म रेजर पे, है ना, फिनटेक कंपनी है ना रेजर पे, फाइनेंस टेक्निकल कंपनी है। रेजर पे हैज पार्टनर्ड विथ NPCI भीम सर्विसेज लिमिटेड, NBSL, है ना। NPCI भीम सर्विसेज लिमिटेड, उसका शॉर्टकट कर दिया NBSL, ठीक है। NPCI क्या है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि हम लोग भीम, जो सरकारी हमारे UPI ऐप है भीम भारत इंटरफेस जो अपना है, उसके साथ कोलैबोरेट किया है। एंड एक्सिस बैंक, और एक्सिस बैंक में उसमें इंक्लूडेड है, टू लॉन्च द रेजर पे टर्बो UPI प्लग इन ऑन द भीम वेगा प्लेटफॉर्म। किस पे? भीम वेगा प्लेटफॉर्म पे। द सॉल्यूशन इनेबल्स बिजनेसेस टू ऑफर सीमलेस इन ऐप पेमेंट एक्सपीरियंसेज allowing customers to complete transactions instantly without switching to third party apps, है ना। थर्ड पार्टी ऐप स्विच करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रेजर पे आ गया, भीम भी आ गया और बैंक भी आ गया, एक्सिस बैंक भी, सारे इसमें मिल गए, ठीक है। तो अभी थर्ड पार्टी जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। सिंगल सोर्स फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एंड रिफंड हैंडलिंग इन केस ऑफ पेमेंट फेलियर और रिफंड, है ना। एक ही बार सब कर लेंगे ये लोग, कहीं और कंप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिंगल सोर्स है, रेजर पे भी है, अपना भीम भी है और एक्सिस बैंक है, तीनों मिले हुए हैं तो सब सॉल्यूशन वही हो जाएगा।
और क्या हो गया, नॉर्मल यूपीआई से 5 टाइम्स फास्टर यूपीआई पेमेंट वर्सेज रेगुलर यूपीआई पेमेंट। ठीक है, ये हो गया रेजर पे का लॉन्च, देखिए पिक्चर में। ठीक है, क्या रेजर पर टर्बो यूपीआई किसके साथ, भीम वेगा के प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, अप टू टर्बो यूपीआई। नेक्स्ट आइए, न्यूज में देख लीजिए, सेंटर लॉन्चेज ग्लोबल टैरिफ हेल्प डेस्क। ठीक है, जो भी एक्सचेंज एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है उसके लिए एक हेल्प डेस्क लॉन्च किया है सेंटर ने। सेंटर लॉन्च ग्लोबल टैरिफ एंड हेल्प डेस्क टू असिस्ट स्टेक होल्डर्स इन नेविगेटिंग ट्रेड इशूज। ठीक है, कोई भी ट्रेड इशूज है उसके लिए ग्लोबल टैरिफ एंड हेल्प डेस्क लॉन्च किया है। ठीक है, द डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड डीजीपीटी कौन है, डीजीएफटी डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड कौन है हमारे पास, श्री संतोष कुमार सारंगी। ठीक है, कौन है, श्री संतोष कुमार सारंगी। डीजीएफटी कौन है, श्री संतोष कुमार सारंगी। ठीक है, इन्होंने क्या लॉन्च किया है, हेल्प डेस्क लॉन्च किया है ना, ग्लोबल टैरिफ एंड ट्रेड हेल्प डेस्क, डेडिकेटेड ग्लोबल टैरिफ ट्रेड हेल्प डेस्क। ठीक है, टू हेल्प स्टेक होल्डर्स नेविगेट इमर्जिंग ट्रेड इशूज, है ना, कोई ट्रेड इशू इमर्ज होता है उसको अमिड द इन्वॉल्विंग ग्लोबल ट्रेड लैंडस्केप इंक्लूडिंग न्यू टैरिफ एंड काउंटर टैरिफ मेजर्स। किसी भी तरह की टैरिफ का मेजर्स हो तो यहाँ हेल्प डेस्क पे आइए। द हेल्प डेस्क एम्स टू असिस्ट इन आइडेंटिफाइंग न्यू एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज, है ना, न्यू एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज मिलेगा, एंड इम्पोर्ट प्रेशर्स फ्रॉम स्पेसिफिक कंट्रीज और प्रोडक्ट सेक्टर्स। किसी भी तरह की आपके इशूज आ रहा है तो इधर हेल्प मिल जाएगा। ठीक है, द ग्लोबल टैरिफ चैलेंजेज हेल्प डेस्क वुड लुक इनटू इशूज रिलेटिंग टू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट चैलेंजेज, इंपोर्ट सर्जेज और डंपिंग, एग्जिम क्लियरेंस, है ना, लॉजिस्टिक और सप्लाई चैलेंजेस, फाइनेंशियल और बैंकिंग इशूज, रेगुलेटरी और कंप्लायंस इशूज एंड अदर इशूज और सजेशंस, है ना, ये सब सारी चीज़ें यहाँ हो जाएगी सोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट में आइए, क्या है, 150th एनिवर्सरी ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बीएससी का कितना हो गया, 150 साल, है ना, आरबीआई का कितना हो गया, 90 ईयर्स, एसबीआई का कितना हो गया, 60 ईयर्स, सब याद रखना है। ठीक है, तो 150th एनिवर्सरी ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया। द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इज सेलिब्रेटेड इट्स 150th एनिवर्सरी ऑन 17 अप्रैल 2025 इन मुंबई विथ फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया बाय द चीफ गेस्ट इन सेलिब्रेशन। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया निर्मला सीतारमन जी चीफ गेस्ट थी। बॉम्बे स्टॉक लिमिटेड इज एशियाज ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, एशिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है एंड ए मेजर प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेडिंग इक्विटीज, डेब्ट, म्यूचुअल फंड्स, डेरिवेटिव्स एंड कमोडिटीज इन इंडिया। सारे ट्रेड यही होता है। एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी है और एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी है, ये बीएससी की बात हो रहा है। ठीक है, इस्टेब्लिश इन 1875 1875 में इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, अजनी एज द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन फाउंडेड बाय कॉटन मर्चेंट प्रेमचंद रायचंद, है ना, एक कॉटन मर्चेंट थे। कॉटन मीन्स जूट, है ना, जूट जो कपड़े होते हैं ना, कॉटन का कपड़े, उसके व्यापारी ने एक फाउंड किया था। ठीक है, क्या नाम था उनका, प्रेमचंद रायचंद। किसमें, 1875 में। ठीक है, 1875 में। द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स इसको बोलते हैं। बिगेन इनफॉर्मली अंडर ए बनियान ट्री नियर मुंबई टाउन हॉल, है ना, मुंबई टाउन हॉल के पास में क्या था, एक बनियान का ट्री, बरगद का पेड़ था, उसके नीचे शुरू किया था इन्होंने। ठीक है, कितना बड़ा हो गया अभी। शिफ्टेड टू दलाल स्ट्रीट इन 1874 एंड फॉर्मुलाइज इन 1875। ठीक है, इसलिए 1875 इसको बोला जाता है, फॉर्मुलाइज 1875 में हुआ। ठीक है, इसलिए इस्टेब्लिश इन 1875। बट उससे पहले भी चल रहा था, कहाँ, बनियान ट्री के नीचे, और 1874 में दलाल स्ट्रीट में शिफ्ट हुआ और अभी फॉर्मुलाइज हो गया कितना, 1875 में। बिकेम द फर्स्ट एक्सचेंज टू बी रिकॉग्नाइज अंडर द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। ठीक है, जो
सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेटिंग एक्ट 1956 है, उसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू दैट सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इज द फर्स्ट एक्सचेंज, ठीक है, टू ट्रेड, है ना, फर्स्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इंट्रोड्यूस इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग इन 1995, 1995 में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग इसमें इंट्रोड्यूस, रिप्लेसिंग द ओपन आउटक्राई, है ना, ओपन आउटक्राई मतलब शोर शराबा खत्म करके अब इलेक्ट्रॉनिक हो गया सारा, पेपर वगैरह काम खत्म करके, है ना। बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स 30 टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज लॉन्च्ड इन 1986, 1986 में क्या हुआ था, इसमें 30 टॉप परफॉर्मिंग कंपनी को लॉन्च किया गया था ना, पहले इसमें रजिस्टर्ड किया गया था, ठीक है। मार्केट कैपिटलाइजेशन सरपास्ट $5 ट्रिलियन इन मई 2024, है ना, 2024 मई में कितना हो गया, ये $5 ट्रिलियन को क्रॉस कर दिया है, और लार्जेस्ट 6th है ग्लोबली, है ना, पूरे वर्ल्ड में 6th नंबर का है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE, ठीक है। $5 ट्रिलियन कब क्रॉस किया इसने, मई 2024 में, लास्ट ईयर मई में। लिस्टिंग्स क्या क्या है इसमें, इक्विटीज है, स्टॉक, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, इंडेक्स डेरिवेटिव, डेब्ट सिक्योरिटीज, ETFs, म्यूचुअल फंड, लिस्टिंग ओवर 5000 कंपनीज, द हाईएस्ट अमंग ऑल ग्लोबल एक्सचेंज, ठीक है, 5000 कंपनी है पूरे वर्ल्ड में, सबसे ज़्यादा यहाँ लिस्टिंग है, ठीक है। अर्ली मूवर इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम थ्रू बोल्ट, है ना, BSE ऑनलाइन ट्रेडिंग बोल्ट के द्वारा सबसे पहले ये इलेक्ट्रॉनिक हुआ वर्ल्ड में, ठीक है, ग्लोबली बात हो रहा है ये। नेक्स्ट में देखिए पिक्चर में, देखिए निर्मला सीतारमन मैम कहाँ गई है, चीफ गेस्ट है किसका, 150th एनिवर्सरी ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एशियाज ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। कब सेलिब्रेट हुआ, देखिए नीचे में लिखा है थर्सडे अप्रैल 17, 2025 को, ठीक है। 1875 में बना, 2025 में कितने हो गए, 150 ईयर्स। बैंक ऑफ महाराष्ट्र इंस्टॉल इंडियाज फर्स्ट ATM ऑन ए ट्रेन, देखिए एक नया न्यूज क्या है, ट्रेन में ATM बना दिया किसने, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने। द पब्लिक सेक्टर बैंक ऑफ महाराष्ट्र हैज बिकम द फर्स्ट बैंक टू इंस्टॉल एन ऑटोमेटिक टेलर मशीन ATM ऑन ए ट्रेन इन इंडिया। द ATM was installed on the मुंबई मनमाड पंचवटी एक्सप्रेस, किस ट्रेन में लगाया है, मुंबई मनमाड पंचवटी एक्सप्रेस। द पंचवटी एक्सप्रेस इज एन इंटरसिटी ट्रेन दैट कनेक्ट्स मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, है ना, CSMT टू मनमाड इन नासिक डिस्ट्रिक्ट, नासिक में मनमाड में, कहाँ से, छत्रपति शिवाजी महाराज से टर्मिनस से लेकर मुंबई के नासिक के मनमाड डिस्ट्रिक्ट तक जाती है इंटरसिटी ट्रेन, ठीक है, एक ही स्टेट के डिफरेंट सिटी को कनेक्ट कर रही है, इसमें लगाया है फर्स्ट ATM, है ना। इफ द एक्सपेरिमेंट प्रूव सक्सेसफुल इट विल बी एक्सटेंडेड टू अदर ट्रेन, सारे, है ना, अदर ट्रेन में भी डाला जाएगा अगर एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया तो। देखिए पिक्चर, इंडियाज फर्स्ट ATM ऑन ए ट्रेन इज हियर, ठीक है, मैं जहाँ जहाँ ऐसे लग रहा है कि पिक्चर लाना चाहिए वैसे लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। अब ATM के बारे में थोड़ा एडिशनल फैक्ट्स जान लीजिए, बेसिक, जो करंट न्यूज में है वही उसके रिलेटेड बेसिक भी पूछते हैं ना, करंट से रिलेट करके बेसिक पूछ देते हैं, तो मैं सब लाया हूँ ऐसा ही करके। देखिए, जॉन स्टीफर्ड बैरन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन इज क्रेडिटेड विथ इन्वेंटिंग द ATM, है ना, ATM के इन्वेंशन का क्रेडिट किसको जाता है, जॉन शेफर्ड बैरन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का, ठीक है। इन 1967 द ब्रिटिश बैंक बार्कलेज, है ना, ब्रिटिश का है बैंक बार्कलेज, बाद द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू इंस्टॉल एन ATM इन लंदन, ठीक है, लंदन में ब्रिटेन का फर्स्ट बैंक कौन सा, बार्कलेज जो है उसने ATM लगाया, ठीक है। अनदर ब्रिटिश बैंक HSBC जो इंडिया में है ना, HSBC की ब्रांचेज इंडिया में है, इंस्टॉल द फर्स्ट ATM इन इंडिया इन मुंबई ऑन 27 जून 1987, है ना, 27 जून 1987 में फर्स्ट ATM मुंबई में इसने लगाया था, किस बैंक ने, HSBC, है ना। और फिर SBI जो 2004 में लगाया, और
इंडिया का फर्स्ट बैंक था, है ना, इंडियन बैंक्स है ना, पब्लिक सेक्टर। इन 2004 SBI इंस्टॉल ATM, इंडियाज फर्स्ट फ्लोटिंग ATM aboard a ferry traveling from Ernakulam to Bepin in Kochi, केरला, है ना। ये कौन सा ATM लगाया था? फ्लोटिंग ATM, इंडिया का फर्स्ट फ्लोटिंग ATM 2004 में। किसने? SBI में। कहाँ? केरला में, इर्नाकुलम टू बेपिन। ऐसे ये घूमते रहते थे अपने मशीन को लेकर, ATM मशीन को लेकर। इंडियाज हाईएस्ट ATM, है ना, सबसे ऊंचा ATM 13,200 फीट पे सिचुएटेड है। कौन सा? हैज बीन इंस्टॉल्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर बाय एक्सिस बैंक एंड नाथुला इन सिक्किम। सिक्किम में सबसे ऊपर कौन सा? नाथुला में। किसने लगाया है ATM? एक्सिस बैंक ने। इंडियाज फर्स्ट UPI इनेबल्ड ATM वाज लॉन्च्ड बाय हिटाची पेमेंट सर्विसेज, अ सब्सिडरी ऑफ हिटाची लिमिटेड ऑफ जापान, है ना, जापान की कंपनी है हिटाची, ना, उसने पेमेंट सर्विसेज है इंडिया में उसका, उस सबसे UPI इनेबल ATM फर्स्ट टाइम लगाया है। ठीक है, नेक्स्ट में आइए, एक न्यूज आ रहा है क्या? जेप्टो रीनेम्स पेरेंट इंटाइटी किरण कार्ट टेक अहेड ऑफ पॉसिबल IPO, है ना। किरण का टेक है, उसको नाम क्या कर दिया? जेप्टो। द क्विक कॉमर्स स्टार्टअप जेप्टो हैज ऑफिशियली चेंज द नेम ऑफ इट्स पेरेंट कंपनी फ्रॉम किरण कार्ट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड टू जेप्टो प्राइवेट लिमिटेड, ए मूव एम्ड एट प्रिपेयरिंग फॉर ए पोटेंशियल स्टॉक मार्केट डेबिट, है ना, स्टॉक मार्केट में डेब्यू कर रहा है। ठीक है, डेब्यू कर रहा है, ठीक है, अपना IPO ला रहा है। तो उसने नाम चेंज कर लिया, किरण कार्ट टेक से नहीं ला रहा है, जेप्टो प्राइवेट लिमिटेड से ला रहा है। ठीक है, इसके फाउंडर कौन है? आदित्य पलीचा एंड कैवल्या वोहरा आर द को फाउंडर्स ऑफ जेप्टो, है ना, थोड़ा नाम टेढ़ा है ना, आदित्य पलीचा एंड कैवल्या वोहरा। एंड इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग IPO इज, अब IPO के बारे में जान लीजिए क्या मतलब, एक एक चीज में छोड़ा नहीं कुछ भी, जो न्यूज है उसके डिटेल में आए गए हैं। ठीक है, क्योंकि कहीं से भी बैंक पूछता है, हम लोग ऊपर ऊपर न्यूज़ पढ़ के तो जाते हैं, फिर वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे पढ़ा तो था लेकिन क्या है, तो ऐसा नहीं करना है, पढ़ के जाना है, पढ़ा था नहीं। ठीक है, व्हेन ए प्राइवेट कंपनी ऑफर शेयर्स ऑफ इट्स स्टॉक टू द पब्लिक फॉर देन फर्स्ट टाइम, ठीक है, अलाउइंग द पब्लिक टू इन्वेस्ट इन द कंपनी। IPO क्या हो जाता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, जैसे एक कंपनी बना दिया किसी ने, ठीक है, उसका कंपनी चल रहा है, उसमें उसी का इन्वेस्टमेंट है। जब वो लिस्टेड हो गया, IPO ले आया, तो उसके शेयर्स जब पब्लिक खरीदी तब उस कंपनी में पब्लिक का भी हिस्सा हो गया। ठीक है, तभी तो उस कंपनी के प्रॉफिट वगैरह में उसके शेयर का वैल्यू बढ़ता है, तो प्रॉफिट मिलता है जिसने पब्लिक ने इन्वेस्ट किया है उस कंपनी के IPO में, है ना, शेयर्स में। ठीक है, कभी कभी ज़्यादा प्रॉफिट होने से डिविडेंड भी देती है कंपनी। ठीक है, दिस प्रोसेस रिफॉर्म्स अ कंपनी फ्रॉम प्राइवेटली हेल्ड टू पब्लिकली ट्रेडेड। ठीक है, देखिए पब्लिकली ट्रेडेड आ गया ना, प्राइवेटली हेल्ड टू, इनेबलिंग देम टू रेज कैपिटल फ्रॉम पब्लिक इन्वेस्टर्स, है ना, पब्लिक इन्वेस्टर से कैपिटल रेज करना है। अब देखिए क्या है, SBI रिवाइविंग द अमृत वृष्टि FD स्कीम विथ न्यू रेट्स, है ना, न्यू रेट्स रिवाइव किया है। क्या किया है? 10 बेसिस पॉइंट, है ना, 0.10 सब में इंटरेस्ट कम कर दिया SBI ने। ठीक है, द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, द कंट्रीज लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर लेंडर, हैज अनाउंस्ड अ रिवीजन इन इट्स फिक्स्ड डिपॉजिट FD इंटरेस्ट रेट। द बैंक हैज कट इंटरेस्ट बाय 10 बेसिस पॉइंट, देखिए आ गया, फॉर सेलेक्ट मीडियम टर्म डिपॉजिट्स स्पेशली इन द 1 to 3rd, है ना, फर्स्ट ईयर, 1 साल से 3 साल रेंज में, अप्लीकेबल टू बोथ जनरल कस्टमर्स है सीनियर सिटीजन, सबके लिए। सीनियर सिटीजन का जितना था उसमें 10 बेसिस पॉइंट मतलब 0.10 कम कर दिया, और नॉर्मल पब्लिक के लिए भी। अलॉन्ग साइड द रिवीजन, ये तो FD का किया है, SBI ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड इट्स स्पेशल अमृत वृष्टि, है ना, पहले इसका जो FD था अमृत वृष्टि, उसको भी स्पेशली लॉन्च किया है, स्कीम विथ मॉडिफाई रेट्स फॉर ए 444 डे टेन्योर, है ना, 444 डे टेन्योर के लिए। अमृत वृष्टि का टेन्योर कितना है, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, 444 डे टेन्योर। ठीक है, SBI ऑफर्स इंटरेस्ट बिटवीन 3.50 एंड 6.9
0% without special deposit for tenures ranging 7 days to 10 years. For senior citizen the bank offers interest rate between 4% to 7.50. नॉर्मल के लिए क्या है 3.50, सीनियर सिटीजन 4%। ठीक है, इधर 0.5% बढ़ गया, इधर 6.90 से 7.50, लास्ट में कितना बढ़ा दिया 0.6% सीनियर सिटीजन के लिए। ठीक है, अमृत देखिए पिक्चर लेकर आया हूँ, अमृत वृष्टि फिक्स डिपॉजिट स्कीम भारतीय स्टेट बैंक का। नेक्स्ट में आइए, अमृत वृष्टि हो गया तो अब आ जाइए SBI कार्ड एंड टाटा डिजिटल लॉन्च को ब्रांडेड टाटा न्यू SBI कार्ड है ना, SBI और टाटा न्यू ने लॉन्च कर दिया है। क्या टाटा डिजिटल जो है क्रोमा जो है ना टाटा का, तो उसने क्या लॉन्च किया है को ब्रांडेड टाटा न्यू SBI कार्ड। ठीक है, SBI कार्ड हैज कोलैबोरेटेड विद टाटा डिजिटल टू इंट्रोड्यूस द टाटा न्यू SBI कार्ड, अ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड डिजाइन टू प्रोवाइड कस्टमर्स विद ए रिवार्डिंग शॉपिंग एक्सपीरियंस। ठीक है, आप टाटा न्यू से खरीदेंगे तो आपको अच्छे रिवार्ड मिल जाएंगे। द कार्ड कम्स इन 2 वेरिएंट्स, टाटा न्यू इन्फिनिटी SBI है ना, एक का नाम है क्या टाटा न्यू इन्फिनिटी SBI कार्ड एंड दूसरे का टाटा न्यू प्लस SBI कार्ड। ठीक है, बोथ कार्ड्स आर अवेलेबल ऑन द रुपे एंड वीजा प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, रुपे एंड वीजा दोनों प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। अब पढ़िए नेक्स्ट न्यूज, RBI instructs all banks, financial companies and other regulators entitled to use प्रवाह पोर्टल from 1 May 2025। प्रवाह पोर्टल 2025 से यूज करना मस्ट कर दिया है RBI ने, है ना। कुछ भी बैंकिंग इश्यूज है, बैंकिंग कुछ और परमिशन वगैरह चाहिए तो आप प्रवाह पोर्टल पे अप्लाई कीजिए एप्लीकेशन। ठीक है, यही है। The Reserve Bank of India has given clear instructions that from May 1st, 2025, all banks, financial companies, and other regulated entities must use the Prabha portal to submit any applications for authorizations, licenses, and approvals। है ना, कोई अप्लीकेशंस चाहिए किस लिए और कुछ ऑथराइजेशन चाहिए आपको, कुछ लाइसेंस चाहिए और कुछ अप्रूवल चाहिए तो प्रवाह पोर्टल पे एप्लीकेशन डालिए आप, नो फिजिकल एप्लीकेशन। ठीक है, प्रवाह स्टैंड फॉर क्या है प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन। प्रवाह है ना, प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन, प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन PRA हो गया, और VAH क्या हो गया वैलिडेशन और ऑथराइजेशन। ये पूछता है फुल फॉर्म ना, 1-2 का तो पूछता है, तो इसलिए देख लीजिए इसको, वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन प्रवाह। It is a secure web-based portal launched by the RBI on May 28, 2024। 2024 में ही आया था। ठीक है, 28 मई को है ना, 28 में 2024 में, लेकिन 1 मई 2025 से ये हो गया मैंडेटरी। ठीक है, अब इसके अलावा और कोई एप्लीकेशन नहीं लेगा RBI, जो भी करना है आप प्रवाह में आइए। The aim of Prabha is to provide a single, safe and streamlined platform where individuals and companies can apply different permissions from RBI। ठीक है, एक जगह सब, सिंगल सेफ एंड स्ट्रीमलाइंड प्लेटफॉर्म आ गया है। ठीक है, तो हमें इधर उधर भागने की अब जरूरत नहीं है, सब काम इजी होगा। नेक्स्ट आइए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड कोटक महिंद्रा बैंक पार्टनर टू बूस्ट इन्वेस्टर एजुकेशन थ्रू डिजिटल आउटरीच। ठीक है, IEPFA है ना, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी, द इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी अंडर द एजिज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। है ना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स कौन है, हु इज द मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, आप लोग दीजिए, इसमें कमेंट बॉक्स में डालिए इसको। मैं तो लास्ट 2 क्वेश्चन से 2 क्लास से पूछ रहा हूँ, कोई नहीं डाल रहे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज साइंड ए MOU विद कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड। ठीक है, KMBL, वन ऑफ इंडिया प्रीमियर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। है ना, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्या एक MOU साइन किया है, किस लिए, इन्वेस्टर एजुकेशन बढ़ाने के लिए। ठीक है, कैसे कैसे बढ़ाएगा वो लोग, द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एम्स टू एम्पलीफाई the dissemination of critical investor awareness messages through Kotak Mahindra Bank's extensive
फिजिकल एंड डिजिटल नेटवर्क है ना, फिजिकल में भी और डिजिटल में भी। कैसे क्या, क्रॉस द कंट्री, कैसे एटीएम्स के थ्रू, कियोस्क के थ्रू, वेबसाइट्स के थ्रू, मोबाइल ऐप्स के एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, कहाँ कहाँ करेगा, एटीएम, कियोस्क, वेबसाइट, मोबाइल ऐप्स एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए। ये सब बस याद रखते जाना है किसके साथ एमओयू साइन हुआ है। नेक्स्ट में आइए, सेबी वार्न्स इन्वेस्टर अगेंस्ट ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स साइट्स नो लीगल प्रोटेक्शन। देखिए ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म क्या है, जैसे कुछ हम मैच वगैरह में करते हैं ना, इंडिया जीतेगा या पाकिस्तान जीतेगा, ठीक है, ये गवर्नमेंट जीतेगी, इलेक्शन टाइम में ये गवर्नमेंट जीतेगी, गवर्नमेंट ऐसे फैसला लेगी, इस टाइप के हम करते हैं ना ओपिनियन ट्रेडिंग। ऐसे इसका कोई लीगल प्रोटेक्शन नहीं है इन साइट पे। ठीक है, ये सब बंद कर दीजिए। ठीक है, आपका हार्ड अर्न मनी चला जाएगा। कैपिटल मार्केट्स रेगुलेटर, सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी हैज इशूड अ स्ट्रॉन्ग वार्निंग टू द पब्लिक अगेंस्ट यूजिंग ओपिनियन ट्रेडिंग। ठीक है, ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज नहीं कर रहा है, सेइंग दिस प्लेटफॉर्म्स ऑपरेट आउटसाइड इट्स रेगुलेटरी ओवरसाइट, है ना, जो सेबी के रेगुलेटरी है उससे बाहर है ये लोग काम कर रहे हैं। एंड ऑफर नो प्रोटेक्शन टू इन्वेस्टर अंडर सिक्योरिटीज लॉ, है ना, इसमें कोई सिक्योरिटीज लॉ के अंडर में आ नहीं रहा है वो भी, तो सेबी कोई प्रोटेक्शन नहीं दे पाएगा। दे पे आउट्स डिपेंड्स ऑन वेदर ए सर्टेन इवेंट हैपन्स और नॉट, है ना, कुछ होता है या नहीं, अगर हुआ तो कुछ पेमेंट करते हैं, अदरवाइज आपको पैसा कुछ लगा लेंगे, इतना पैसा लगा तो कौन जीतेगा कौन नहीं पे। फॉर एग्जाम्पल यूजर्स में प्लेस ट्रेड्स ऑन वेदर अ स्पोर्ट्स टीम विल बी, देखिए, और इफ अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल डिसीजन विल बी टेकन, है ना, इसके लिए पैसे लगा दिए आप, वैसा नहीं हुआ तो आपका पैसा तो चला गया। ठीक है, these platforms often use financial terms like profits, stop loss and trading, ऐसे करके आप लोग को बहकाएगा, ऐसा ना फंसाता है लोगों को, कैसे करके, जैसे कुछ प्रॉफिट, स्टॉप लॉस, ट्रेडिंग, इस टाइप का वर्ड यूज करेगा, जैसे लगेगा कि ये रियली में लेजिस्लेटिव इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स है, कुछ लेजिटिमेट इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म, लेकिन एक्चुअली में होता नहीं है, सब वर्ड यूज करते हैं लोगों को फांसने के लिए। ठीक है, since none of the platforms providing opinion trading can qualify to be recognized stock exchanges, ठीक है, ये इसको हटा दीजिए बी को, है ना, कोई स्टेप को ओपिनियन ट्रेडिंग का की कंपनी है जो स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉग्नाइज नहीं है एंड आर नाइदर रजिस्टर्ड नॉट रेगुलेटेड बाय सेबी है, एनी ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटी ऑन देम इज इलीगल, है ना, इस टाइप का ट्रेडिंग इलीगल है। अभी तो इंडिया में बैन ही हो गया इस टाइप का, जैसे हम लोग क्या पैसे लगाते थे ड्रीम 11 वगैरह, ये सब बंद हो गया अभी, पर ये अप्रैल का न्यूज है। सच प्लेटफॉर्म है लिएबल टू फेस एक्शन फॉर वायलेशन इन दैट केस। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म भी फेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा हमें काम नहीं करना है कहीं। नेक्स्ट आइए, हो गया फिनिश। ठीक है, अब बैंकिंग स्ट्रक्चर इन इंडिया देख लीजिए एक बार। आरबीआई के अंडर में सारे आ रहे हैं, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, डेवलपमेंट बैंक एंड पेमेंट बैंक, सारे आरबीआई के अंडर में आ रहे हैं। ठीक है, कमर्शियल बैंक के अंडर में दो है, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, पब्लिक सेक्टर में एसीआई एंड एसबीआई एंड ऑल अदर 13 नेशनलाइज्ड बैंक हो गए। प्राइवेट सेक्टर में इंडियन बैंक भी है, फॉरेन बैंक जैसे एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआईसीआई वगैरह इंडियन बैंक है, एचएसबीसी वगैरह, डीएफसीसी, ये सब फॉरेन बैंक है। स्टैंडर्ड चार्टर वगैरह फॉरेन बैंक। कोऑपरेटिव बैंक में कौन कौन, शॉर्ट टर्म क्रेडिट, लॉन्ग टर्म क्रेडिट के बैंक है, एग्रीकल्चर और अर्बन ये सब आते हैं शॉर्ट टर्म वाले में। ठीक है, डेवलपमेंट बैंक में कौन से, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, जैसे एग्जिम बैंक है ना, एग्रीकल्चर में नाबार्ड आ गया, ये सब डेवलपमेंट बैंक है, बैंकिंग यूनिट नहीं है इसका, पर ये बैंक से कोलैबोरेटेड होते हैं। ठीक है, एग्जिम हो गया, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक, और कौन सा है, नाबार्ड है, और इंडस्ट्रियल बैंक में है ना, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक में कौन सी है, आईएफसीआई है, आईसीआईसीआई है, आईडीबीआई है, एसएफसी है, सिडबी है एंड सिडको है। ठीक है, और बाकी पेमेंट्स बैंक सारे आरबीआई में थे। मैं सोचा एक बार एक डाटा लिया हूँ, जब आरबीआई का जब आया ना ये न्यूज कि आरबीआई का 90 ईयर्स हो गया। ठीक है,
तो 9th एनिवर्सरी पे मैं ये भी लेके आ जाऊँ कि सारे बैंक्स अभी आरबीआई के अंडर में आ गए हैं। क्विक रिवीजन करना था पर टाइम हो गया ज़्यादा, इसलिए मैंने एक पेज ब्लैंक लिया था, लेकिन 44 मिनट हो गए हैं। तो कोई बात नहीं, क्विक रिवीजन की ज़रूरत नहीं है। मैंने जो पढ़ाया है वही बहुत बढ़िया ढंग से पढ़ाया है ना। इसको आप रिवाइज करते रहिए, वीडियो सुनते रहिए, दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए मैं आज का डिस्कशन यही ख़त्म करते हैं। थैंक यू। जुड़े रहिए, प्रिपरेशन की, मेंस की प्रिपरेशन करते रहिए। ठीक है, आज एक रीजनिंग का भी क्लास आएगा। रीजनिंग में हमने एक पढ़ा था, कौन सा, इनइक्वलिटी का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेंस लेवल का। दूसरा आज लेके आऊँगा। ठीक है, और आरआरबी का भी लेकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स। क्वांट भी चल रहा है हमारा साथ ही साथ। तो जीए में थोड़ा, जीए हम बिल्कुल पीछे हो गए थे करंट अफेयर, इसलिए इसका डेली क्लास कर दिया ना। थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, डू दिस। ठीक है, थैंक यू।